हेलो एवरीवन। तो आज हम नीट 2024 की बायोलॉजी के आंसर की को डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, लेसिथिन अ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू इज एन एग्जांपल ऑफ। तो देखिए, लेसिथिन का स्ट्रक्चर बायोमोलिक्यूल में दिया हुआ है एंड इट इज़ अ फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दीज आर रिगार्डेड एज मेजर कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेजर कॉजेज कौन कौन से हैं। पहला है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। यस, अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे तो वो ऑब्वियसली ख़त्म ही होगी। को एक्सटिंक्शन, देखिए को एक्सटिंक्शन, अगर एक स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट होती है तो इसके साथ और भी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, तो इसे हम को एक्सटिंक्शन कहते हैं। और ये भी एक कॉज है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। म्यूटेशन नहीं होगा इसका कॉज। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ऑब्वियसली इट इज़ अ मेजर कॉज, क्योंकि अगर हम जो है वो ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट को ही ख़त्म कर देंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेंगे। माइग्रेशन नहीं, ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ए, बी एंड डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर इज डोमिनेंट ओवर वाइट सीड कलर। तो ब्लैक सीड कलर वाइट सीड कलर के ऊपर डोमिनेंट बताया गया है। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप, अगर हमें इसका जीनोटाइप फाइंड करना है किसका, ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप विल यू क्रॉस इट विद। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमें जीनोटाइप जो है वो पता करना है तो हम करते हैं टेस्ट क्रॉस। और अगर मैं टेस्ट क्रॉस की बात करूं तो टेस्ट क्रॉस में जिसका जीनोटाइप हमें पता करना होता है उसे हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरली बाय 3 रीजन्स इन डीएनए एंड दीज आर विद रिस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम एंड। तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का एक तरह से डायग्राम पूछ लिया गया है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ये ऊपर वाली स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड है और नीचे वाली स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड है। और टेम्पलेट स्ट्रैंड के यहाँ पे ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है, और इसके ऑपोजिट ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ पे प्रमोटर रीजन होता है, बीच में स्ट्रक्चर जीन्स होती हैं और यहाँ पे जो है वो हमारा टर्मिनेटर होता है। तो ये इसका डायग्राम है, ये अपस्ट्रीम है और ये डाउनस्ट्रीम एंड है। तो हमारा आंसर जो है वो 1 हो जाएगा, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स एंड टर्मिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे वाटर प्लांट की, एक्वेटिक प्लांट की जो है कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट करनी है। द फ्लावर्स ऑफ वेलिसनेरिया आर कलरफुल एंड प्रोड्यूस नेक्टर। तो वेलिसनेरिया के फ्लावर कलरफुल नहीं होते हैं, वो नेक्टर नहीं प्रोड्यूस करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। द फ्लावर्स ऑफ वाटर लिली आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर। हाँ, तो ये बिल्कुल सही है, ये वाटर लिली के प्लांट्स जो है वो वाटर से पॉलिनेट नहीं होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज द पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग। यस, ये बिल्कुल सही है। पोलन ग्रेन्स के बाहर जो है वो एक लेयर होती है, म्यूसिलेजिनस लेयर होती है, जो उन्हें वेटिंग से बचाती है। पोलन ग्रेन आर ऑफ सम हाइड्रोफाइट्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। यस, जैसे कि जोस्टेरा वगैरह के हो गए तो वो ऐसे ही होते हैं। इन सम हाइड्रोफाइट्स द पोलन ग्रेन्स आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो हमारा राइट आंसर जो है यहाँ पे 1 हो जाएगा, बी, सी, डी एंड ई। ब्यूलिफॉर्म सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग। देखिए, ब्यूलिफॉर्म सेल्स कहाँ पे होते हैं, अगर मैं बात करूँ मोनोकोट प्लांट्स की तो यहाँ पे अपर एपिडर्मिस में ब्यूलिफॉर्म सेल्स होते हैं
और इसमें पानी भरा रहता है। जब इसमें पानी भरा होगा तो ये जो लीव्स होते हैं, तो लीव्स जो है वो एक्सपैंड करते हैं, और जिस टाइम में कंडीशंस जो हैं वो हार्श हो जाती हैं, या वाटर की मैं कहूँ कि कमी हो जाती है, तो ये सेल फ्लैसिड होंगे ब्यूलिफॉर्म सेल, और रोलिंग ऑफ या कर्लिंग ऑफ लीफ हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं, प्रोवाइडिंग लार्ज स्पेसेस फॉर स्टोरेज ऑफ शुगर गलत है, इनवर्ट कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकोट बिल्कुल सही। तो मॉडरेट टाइप का जो है वो इस बार क्वेश्चन आए थे बायो में, और आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइंस को उठा के लिख दिया गया है, और डायरेक्ट ही आंसर बन रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के नहीं आए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि लिटिल बिट लेंथी ज़रूर हो रहा है, क्योंकि लिस्टिंग वाले क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग ज़्यादा आए हैं, बट कई ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो एक ही ऑप्शन मैच करके आंसर निकल आ रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 107। देखिए यहाँ पे कुछ फंजाई के नाम दिए हुए हैं, और हमें मैच करना है इसको दूसरी लिस्ट के साथ। राइजोपस ब्रेड मोल्ड होती है, तो ये ए का 3 आ जाएगा, ये ए है, इसके साथ मैच। उसके बाद देखते हैं ए का 3, ये 2 में दिए हैं। अस्टिलेगो इसका 2 आ जाएगा, ये स्मट फंगस ही है। फिर इसके बाद पक्सीनिया रस्ट फंगस है, और एगेरिकस जो है वो मशरूम है। तो ए का 3 और डी का 1 तो मैच करके आराम से आ जा रहे हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, हमें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी है। पहली स्टेटमेंट है, क्रोमोसोम आर ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप ड्यूरिंग लेप्टोटेनी स्टेज। तो लेप्टोटेनी स्टेज में जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप में क्रोमोसोम दिखने लगते हैं। ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। देखिए एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन उठाकर यहाँ पे लिख दी गई है। स्टेटमेंट सेकंड है, इन द बिगनिंग ऑफ डिप्लोटीन स्टेज। तो ये प्रोफेज 1 ऑफ म्यूसिस 1 से क्वेश्चन आया हुआ है। जब भी हम करवाते हैं तो हम कहते हैं कि प्रोफेज 1 जो है मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से बनते हैं इस चैप्टर में, उसे रट लेना चाहिए, उसे अच्छे से समझ लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। द स्टेटमेंट 2 इज, द बिगनिंग ऑफ अ लेप्टोटीन स्टेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो हमारा जो राइट आंसर है ये हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू। अब यहाँ पे 2 लिस्ट दी हैं, और जब भी ये चैप्टर पढ़ाया जाता है तो इस पैराग्राफ को बिल्कुल अच्छे से याद करने को कहा जाता है। पहला आ गया क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिकम। तो ये नाम से ही पता चल रहा है, जहाँ ब्यूटीलिकम आ गया ब्यूटेरिक एसिड से ये मैच हो जाएगा, तो ए का 3 आ जाएगा। सैक्रोमाइसिस सेरेविसे, देखिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसे की अगर बात करूँ तो ये भी बहुत ईज़ी है। ये आ जाएगा आपका फर्स्ट के साथ इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम, इसका जो है वो साइक्लोस्पोरिन ए आ जाएगा, और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीसीज ये डी, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम से ही पता चल रहा है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो 4 हो जाएगा। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन आ गई है यहाँ पे, द को फैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज का जो को फैक्टर है वो कौन सा है, जिंक। तभी कहा जाता है कि एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन पढ़ें, और इवन आपको डायग्राम और जितने भी टेबल है कुछ भी नहीं छोड़ना है एनसीईआरटी में से। तो स्टेटमेंट 1 है, पेरेन्काइमा इज़ अ लिविंग बट कोलेनकाइमा इज़ ए डेड टिश्यू, जो बिल्कुल गलत है। दोनों ही यहाँ पे लिविंग टिश्यू होते हैं, कोलेनकाइमा भी, जबकि स्क्लेरेनकाइमा की बात करूँ तो वो डेड टिश्यू होता है। स्टेटमेंट 2 की अगर मैं बात करूँ तो जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल बिल्कुल सही है। जिम्नोस्पर्म में जाइलम वेसल नहीं होते हैं, बट प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। तो जाइलम वेसल्स जो हैं वो एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर 1 हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। बहुत इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे डायग्राम दिया गया है,
Identify the type of flowers based on the position of calyx, corolla and androecium with respect to ovary. तो यहाँ पे देखिए हम 3 तरह की ओवरी पढ़ते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर एंड हाफ इंफीरियर। तो ये जो डायग्राम एनसीईआरटी से आया हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ओवरी है और बाकी जितने भी वर्ल्स हैं, कैलिक्स, कोरोला ये और एंड्रोशियम, ये ऑलमोस्ट सेम लेवल पे प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे ओवरी जो है वो हाफ इंफीरियर है और ऐसी ओवरी हमें प्लम, रोज़, पीच में देखने को मिलती है। दोनों ही ओवरीज जो हैं यहाँ पे वो हाफ इंफीरियर है, मतलब कि पेरीगाइनस है। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ए भी पेरीगाइनस है एंड बी भी पेरीगाइनस है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इजी मोटे-मोटे से क्वेश्चन आ गए हुए हैं इस बार पेपर में। द इक्वेशन ऑफ वर्स पर लॉजिस्टिक कर्व dn अपॉन dt इज इक्वल टू rn k माइनस एन अपॉन के। तो यहाँ पे k का मीनिंग पूछा गया है, तो k होती है कैरिंग कैपेसिटी। How many molecules of ATP and NADPH are required for every molecule of CO2 fixed in the Kelvin cycle? तो डायरेक्ट लाइन लिखी गई है ये भी कि एक CO2 केल्विन साइकिल में जब फिक्स की जाती है तो कितने ATP और NADPH जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसका राइट आंसर है 3 molecules of ATP are required and 2 molecules of NADPH are required। तो इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में क्या क्या चाहिए होता है, हमें इस लिस्ट से सिलेक्ट करना है। लाइट तो देखिए लाइट रिएक्शन में डायरेक्टली चाहिए होती है, तो पहला ऑप्शन तो गलत है। क्लोरोफिल भी लाइट रिएक्शन में क्लोरोफिल का यूज़ होता है जो ट्रैप करती है लाइट को, तो डार्क रिएक्शन में इसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखिए लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट जो हैं वो डार्क रिएक्शन में ज़रूर यूज़ होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन की, तो डार्क रिएक्शन में CO2 फिक्सेशन होती है, तो CO2 तो रिक्वायर्ड है ही। ATP भी रिक्वायर्ड है यहाँ पे और ये प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन का। NADPH भी रिक्वायर्ड होता है, ये भी लाइट रिएक्शन का ही प्रोडक्ट है, तो हमारा राइट आंसर 4th हो जाएगा। What is the fate of piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into an alien organism? तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है कि एक DNA है जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसका क्या फेट होगा जब वो एलियन ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करेगा। The piece of DNA would be able to multiply itself independently of the progeny of cells of the organism। देखिए इंडिपेंडेंटली ये नहीं जो है खुद को मल्टीप्लाई कर सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है पहला ऑप्शन। इट मे गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट। यस, बिल्कुल सही कहा गया है कि ये रिसिपिएंट के जीनोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है। इट मे मल्टीप्लाई एंड बी इनहेरिटेड अलोंग विद होस्ट DNA। बिल्कुल होस्ट DNA के साथ ये मल्टीप्लाई करता है और उसके साथ ये इनहेरिट भी होता है। द एलियन पीस ऑफ DNA इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम। नहीं, इट शोज एबिलिटी ऑफ टू रेप्लिकेट। वैसे भी देखिए अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमें पता चल जाता है B एंड C वाला एक ही ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फ्रॉम फुली डेवलप्ड पेरेन्काइमा सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए जब पेरेन्काइमा सेल बनते हैं तो वो डिफ्रेंशिएटेड सेल हम उन्हें कहते हैं, वो डिफ्रेंशिएटेड सेल होते हैं। और जब इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बन रहा है तो वो सेल्स जो होंगे वो उनमें एबिलिटी टू डिवाइड आ जाएगी। फिर से डिफ्रेंशिएटेड सेल्स में एबिलिटी टू डिवाइड जो है वो नहीं होती है, तो मतलब ये सेल्स पहले डिफ्रेंशिएट हुए और उसके बाद दोबारा से इन्होंने अपनी जो डिवीज़न की एबिलिटी है उसे अटेन किया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। द टाइप ऑफ कंजर्वेशन इन विच
threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting along where they can be protected and given special care is called. देखिए अपने नेचुरल हैबिटेट से थ्रेटन स्पीशीज़ को निकाल के और उन्हें जो है एक स्पेशल सेटिंग देने को हम एक्स सीटू कंजर्वेशन कहते हैं। इन सीटू होता है ऑन साइट और एक्स सीटू जो होता है वो इससे ऑपोजिट हो जाता है। बट यहाँ पे जो है वो एक्स सीटू कंजर्वेशन कहीं भी नहीं है, तो हम सिंपली इसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन कह देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर? देखिए एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वो फ्लावर होता है विच कैन बी डिवाइडेड इंटू टू इक्वल हाफ्स जब हम उसे सेंटर प्लेन से काटते हैं। तो इसमें हमारा सिंपल आंसर आ जाएगा दतूरा, मस्टर्ड वगैरह, ये इसके एग्जाम्पल थे। तो सेकंड इज द राइट आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, 10th में ही बच्चे पढ़ लेते हैं। द कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। तो एक कोई भी सेल जो है प्लांट का उसे लिया जाए और उससे होल प्लांट जो है वो जनरेट किया जाए, इस कैपेसिटी को क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड एज टोटिपोटेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस? अगर मैं मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट आती है आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। तो यहाँ पे कहा गया है कि फैक्टर्स जो हैं एलील्स को यहाँ पे फैक्टर्स कह दिया था, एक डोमिनेंट होता है और अदर रिसेसिव होता है, बिल्कुल सही। Alleles do not show any expression and both the characters appear as such in F2 generation. तो एलील्स कोई भी एक्सप्रेशन शो नहीं करते हैं, ये लाइन बिल्कुल गलत हो जाती है, तो बी गलत हो जाता है। अगर हम सिर्फ इसी ऑप्शन को देखें कि बी गलत हो जाता है, तो 3 ऑप्शन में बी दिया गया है और ऑप्शन थर्ड में बी नहीं दिया गया है, तो इसका थर्ड ही जो है वो राइट आंसर डायरेक्ट से आ जाता है। बट हम और भी स्टेटमेंट देख लेते हैं। फैक्टर्स अकर इन पेयर्स इन नॉर्मल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। तो यस, फैक्टर्स जो है एलीज जो है वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं। द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर करेक्टर इज कॉल्ड एज फैक्टर। तो फैक्टर ही कहा गया था जो कि पर्टिकुलर करेक्टर को कंट्रोल करती है, उस यूनिट को। द एक्सप्रेशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पेरेंटल करेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट का करेक्टर जो है वो एक्सप्रेशन जो है वो शो हुआ था। तो ये दोनों स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग। तो काइनेटोकोर के साथ स्पिंडल फाइबर कब अटैच करते हैं? मेटाफेज में। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ। तो यहाँ पे सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है उसकी इनहिबिशन हो रही है मेलोनेट, और मेलोनेट जो है वो सक्सिनेट के स्ट्रक्चर को यहाँ पे क्लोजली रिजेंबल करता है, तो ये है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। Hind2 always cuts DNA molecules at a particular point called recognition sequence at it consists of। तो देखिए Hind2 जो है वो जिस साइट पे कट करता है वहाँ पे 6 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। दो स्टेटमेंट दी गई हैं 1 एंड 2, तो ट्रू एंड फॉल्स बतानी है। बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय जीन CRY1AC, बिल्कुल सही। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज अ इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, यहाँ तक तो सही है, इन Bacillus thuringiensis. However, after the ingestion by insect, the inactive protoxin get converted into active form due to acidic pH of insect gut। तो देखिए ये इंसेक्ट गट में जाके जो है एक्टिव तो हो जाता है, बट वहाँ पे पीएच एसिडिक नहीं एल्केलाइन होनी चाहिए। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इस हिसाब से हमारा आंसर जो है वो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स होगी। 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे भी लिस्ट ही मैच करने को दी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस जो है इट इज़ अ एक्टिव साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो यहाँ पे ए जो है वो थर्ड के साथ मैच हो रहा है।
सेंट्रियोल ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्टव्हील, तो कार्टव्हील जैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है, बी जो है वो 2 के साथ मैच होगा। ल्यूकोप्लास्ट जो है यहाँ पे फॉर स्टोरिंग न्यूट्रिएंट्स, और गोल्जी एपरेटस जो है वो यहाँ पे मैच होगा फर्स्ट के साथ। तो यहाँ पे डी जो है वो फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पिंक फ्लावर स्नैपड्रैगन प्लांट वाज क्रॉस्ड विद अ रेड फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन प्लांट। तो यहाँ पे क्रॉस करवाना है पिंक फ्लावर का। देखिए आर आर जो है वो पिंक फ्लावर का जीनोटाइप यहाँ पे आ जाएगा, और अगर मैं रेड की बात करूँ वो डोमिनेंट है, तो कैपिटल आर कैपिटल आर। तो जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास कौन कौन से फ्लावर जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। तो अगर मैं इसे ड्रॉ कर लूँ आर आर एंड कैपिटल आर, तो यहाँ पे ये आ जाएंगे। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर जो हैं वो बनेंगे। तो हमारा 127 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, रेड फ्लावर एज वेल एज पिंक फ्लावर प्लांट्स। लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज आर रिलीज्ड बाय, तो इसका राइट आंसर है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ट्रॉपिकल रीजन्स शो ग्रेटेस्ट लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस, तो ट्रॉपिकल रीजन में स्पीशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा होती है। इसका क्या रीज़न है? फर्स्ट है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, हैंस मोर टाइम वाज अवेलेबल फॉर स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन। तो ये बिल्कुल सही है, जो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है वो बहुत सालों तक अनडिस्टर्ब्ड रहे हैं, और वहाँ पे जो है वो काफ़ी टाइम मिल जाता है स्पीसीज़ डाइवर्सिफिकेशन के लिए। तो पहली तो स्टेटमेंट सही है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट्स आर मोर सीजनल, तो ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट सीजनल नहीं होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। अगर हम देखें कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास सिर्फ सेकंड बनता है, क्योंकि बाकी सब में बी दिया गया है। तो राइट आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। मोर सोलर एनर्जी इज़ अवेलेबल एट ट्रॉपिक्स, बिल्कुल सही। ट्रॉपिक्स जो है वो इक्वेटर के पास है, और यहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती है। कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट प्रोड्यूस निच स्पेशलाइजेशन, तो ये भी बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट आर मोर कॉन्स्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल, तो बिल्कुल सही है ये भी स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया बुक में दिए गए हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में इनमें से कौन सा क्राइटेरिया नहीं है। फ्रूटिंग बॉडी भी क्राइटेरिया है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम भी क्राइटेरिया है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक क्राइटेरिया नहीं है। फंजाई सभी की सभी सेप्रोफाइट होती हैं, और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन भी क्राइटेरिया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो थर्ड हो जाएगा। Identify the part of seed from the given figure which is destined to form root when the seed germinate। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब सीड जर्मिनेट होती है तो कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि रूट बनाता है। ये ए पार्ट कोलियोप्टाइल है, और बी पार्ट जो है वो प्लिम्यूल है, सी पार्ट रेडिकल है, और डी पार्ट जो है वो कोलियोराइजा है। तो देखिए ये एक मोनोकोट सीड का डायग्राम दिया गया है, और हमें पता है कि रूट जो है वो रेडिकल से अराइज होती है, जो कि पार्ट सी है। तो इसका राइट आंसर जो है वो 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लैकोपेरोन से पूछा गया है। द लैक्टोज प्रेजेंट इन द ग्रोथ मीडियम ऑफ बैक्टीरिया इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल बाय द एक्शन ऑफ। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि सेल की एक तरह से परमिएबिलिटी कौन इंक्रीज करता है। तो इसका आंसर है परमेज। परमेज सेल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन इज़ यूज्ड बाय गार्डनर्स टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन्स। तो ऑक्सिन को यूज़ किया जाता है वीट फ्री लॉन बनाने के लिए, बट नो डैमेज इज़ कॉज टू द ग्रास एज ऑक्सिन। तो ग्रास को इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। देखिए ग्रास क्या है, मोनोकोट प्लांट हो गया।
तो देखते हैं स्टेटमेंट इसकी। एज ऑक्सिन हेल्प इन सेल डिवीजन इन ग्रासेस टू प्रोड्यूस ग्रोथ। सेकंड है प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस। देखिए एपिकल डोमिनेंस तो प्रमोट होता है, पर ये रीज़न यहाँ पे नहीं आएगा। प्रमोट एब्सिशन ऑफ मैच्योर लीव्स ओनली नहीं। डज नॉट इफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलेडनस प्लांट। तो इसका राइट आंसर जो है वो 4 हो जाएगा कि ये मैच्योर मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स को जो है वो कोई भी हार्म नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टोमेटा के डायग्राम से पूछा गया है। इन द गिवन फिगर विच कॉम्पोनेंट हैज़ थिन आउटर वॉल्स एंड हाईली थिकन्ड इनर वॉल्स। तो ये डायग्राम तो 10th क्लास में भी पढ़ लेते हैं हम। तो ये ए एपिडर्मल सेल्स है लीफ में, बी जो है वो सब्सिडरी सेल्स हैं, सी गार्ड सेल्स हैं और डी जो है ये स्टोमा है। देखिए डायग्राम से ही पता चल रहा है कि जो सी है इसमें बाहर की वॉल जो है वो थिन है, जबकि अंदर की वॉल यहाँ पे बिल्कुल थिकन दिखाई दे रही है हमें। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गार्ड सेल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मैच द फॉलोइंग ही पूछा गया है। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को हम एलील कहते हैं। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट, ये हमने अभी देखा है, तो ये हमारा टेस्ट क्रॉस आ जाएगा। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट्स, तो इसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट्स इन प्लांट को हम कह देते हैं प्लॉइडी। देखिए अगर फर्स्ट ऑप्शन ही मैच हो जाए यहाँ पे, तो आंसर पहले ही ऑप्शन से निकल आ रहा है, आंसर 4 होगा इसका। आगे भी लिस्ट ही मैच करने को दी है, तो यहाँ पे जो है वो प्लांट्स के नेम दिए हैं और यहाँ पे जो है कुछ फीचर्स दिए गए हैं। देखिए अगर मैं रोज़ प्लांट की बात करूँ, तो रोज़ में अभी हमने पढ़ा है पेरिगाइनस जो है वो यहाँ पे ओवरी होती है, पेरिगाइनस फ्लावर होता है। पी की अगर बात करें तो पी में मार्जिनल प्लेसेंटेशन होती है। कॉटन में ट्विस्टेड एस्टिवेशन होती है और मैंगो का फ्रूट जो है वो ड्रूप होता है। तो ये सारी इस तरह से मैचिंग होंगी और हमारा राइट आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं C3 C4 प्लांट्स के बारे में। तो स्टेटमेंट 1 है, इन C3 प्लांट्स सम ऑक्सीजन बाइंड टू रूबिस्को एंड हेंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज, जो कि बिल्कुल सही है। यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होती है, तो C3 प्लांट्स में ऐसा होता है। इन C4 प्लांट्स मेसोफिल सेल्स शो अ वेरी लिटिल फोटो रेस्पिरेशन while bundle sheath cells do not show फोटो रेस्पिरेशन। देखिए C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन बिल्कुल भी नहीं होती है, तो स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू और स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स हो जाएगी। यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है और इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। हमें बताना है कि कौन सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे सही है। Compact inflorescence showing complete autogamy, wind pollinated plant inflorescence showing flowers with well exposed stamen, तो ये बिल्कुल सही है। ये एक wind pollinated plant है और इसके exposed stamen है, तो हमारा सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये वाटर वाला प्लांट तो है नहीं और ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर भी नहीं है, तो लास्ट की 2 जो हैं वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएंगी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे फियोफाइसी के बारे में, फियोफाइसी के बारे में जो है वो कुछ स्टेटमेंट दी गई है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को चूज करना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजुअली बाय बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर्स, तो ये सही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली, जब यहाँ पे ओनली आ जाता है तो ये गलत हो गया, ओनली नहीं आएगा।
यहाँ से ही हम बिल्कुल इसका आंसर निकाल सकते हैं। बाकी 3 में बी स्टेटमेंट दी है, बट इसका आंसर इस हिसाब से 4th हो जाएगा। और भी हम देख लेते हैं। स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज आइदर मैनिटोल और लेमिनेरियन। तो इसमें यही होते हैं स्टोर्ड फूड, रिजर्व फूड मटेरियल। मेजर पिगमेंट क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल ही होते हैं, बिल्कुल सही है। वेजिटेटिव सेल्स हैव a cellulosic wall usually covered on the outer side by gelatinous coating of algin, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है क्रेब्स साइकिल से, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से। तो इसमें बताना है कि कौन से स्टेप में जो है वो ऑक्सीडेशन नहीं होती है। ऑक्सीडेशन जिन स्टेप में NADPH2 या FADH2 या ये चीज़ें बनेंगी, तो उनमें मतलब है कि ऑक्सीडेशन जो है वो हो रही है। और जिस स्टेप में ऐसा नहीं होता है तो उसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रही है। तो आइसोसिट्रेट टू अल्फ़ा कीटोग्लूटेरिक एसिड ये भी नहीं होगा, मैलिक एसिड टू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ये भी नहीं होगा, सक्सिनिक एसिड टू मैलिक एसिड ये भी नहीं होगा, सक्सिनाइल कोएंजाइम टू सक्सिनिक एसिड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भी लिस्ट ही मैच करने को दी गई है। तो यहाँ पे पूछा गया है रॉबर्ट मे ने क्या कहा था। तो रॉबर्ट मे ने बोला था ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी एट अबाउट 7 मिलियन। तो ये ए आ जाएगा इसका। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप को दिया था। नेक्स्ट है पॉल एलरिक, इसने दी थी रिवर पॉपर्ट हाइपोथेसिस। और डेविड टिलमैन ने लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एक्सपेरिमेंट यूजिंग आउटडोर प्लॉट्स। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट भी लिस्ट ही मैच करने को दी गई है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट दिया था माउस वाला, वो हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो ए का आंसर 3rd हो जाएगा यहाँ पे। जैकब एंड मोनोट ने जो है वो दिया था हमें लैकोपेरोन, तो इसका 4th आ जाएगा। डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने जेनेटिक कोड दिया था, तो इसका 1st आ जाएगा। मेसलन एंड स्टेहल एक्सपेरिमेंट हुआ था फॉर सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज्ड इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग 2 वेराइटीज ऑफ प्लांट। तो यहाँ पे सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में किसकी फ्यूजन कराई जाती है 2 वेराइटीज ऑफ प्लांट्स में। तो प्रोटोप्लास्ट की फ्यूजन करवाई जाती है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में। द डीएनए प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज, देखिए क्लोरोप्लास्ट हो या माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें सर्कुलर डीएनए होता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो आंसर इसका 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग है मोनोडेल्फस, डायडेल्फस, पॉलीडेल्फस और एपिफिलस जो है यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ मोनोडेल्फस की, मतलब कि तो एक सिंगल बंच में प्रेजेंट होंगे हमारे पास स्टेमन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 4th। डायडेल्फस मतलब कि इन द ग्रुप ऑफ 2, और ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है पी में। पॉलीडेल्फस हमें कंडीशन देखने को मिलती है सिट्रस में, और एपिफिलस जो है वो लिली के होते हैं। तो हमारा जो है 145 का राइट आंसर 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन इन ई कोलाई। तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे रेप्लिकेशन पूछा है, मतलब डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होगा। और अगर मैं पोलैरिटी की बात करूँ तो पोलैरिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1st। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन एन इकोसिस्टम इफ द NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज 100x किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, व्हाट वुड बी द GPP ऑफ द 3rd ट्रॉफिक लेवल। तो अगर इसकी मैं ट्रॉफिक लेवल 1 की बात करूं, और यहाँ पे पूछा है 3rd ट्रॉफिक लेवल के बारे में, तो
एक्चुअल फैक्ट तो ये है कि जो एनपीपी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की होती है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की जीपीपी होती है, उसके अकॉर्डिंग 10% लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे जीपीपी 100 हो जाएगी और T3 में ये 10 रह जाएगी। तो हमारे पास आंसर आना चाहिए 4th। देखिए एक्चुअल फैक्ट के अकॉर्डिंग तो यही आंसर होना चाहिए इसका। अब यहाँ पे मैच करना है हमें GLUT4 प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है। बायोमोलिक्यूल्स में टेबल में ये दिया गया है, इट एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल्स। तो फर्स्ट का 4th हो जाएगा। इंसुलिन एक हार्मोन है, बहुत इजी सी बात है ये। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है तो इसका 2 आ जाएगा। और कोलेजन जो है इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 2। यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस दी गई हैं, कुछ साइकिल्स दिए गए हैं और उनकी साइट पूछी गई है। तो अगर हम बात करें सिट्रिक एसिड साइकिल की, तो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो चलता है इनसाइड माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ग्लाइकोलिसिस चलता है साइटोप्लाज्म के अंदर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है और प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 149 का राइट आंसर हो जाएगा 3। यहाँ पे फाइटो हार्मोन के बारे में पूछा गया है। स्प्रेइंग शुगरकेन क्रॉप विद विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम दस इंक्रीजिंग द यील्ड। तो देखिए स्टेम की लेंथ इंक्रीज करता है हार्मोन जिब्रेलिन। बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करेंगे एल्वियोलाई में। तो देखिए अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है तो ऑक्सीजन हाई होनी चाहिए, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होना चाहिए और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड कम होनी चाहिए, आपका H पॉजिटिव कंसंट्रेशन भी कम होनी चाहिए और हमारा जो है वो टेम्परेचर भी कम होना चाहिए। मतलब सिर्फ और सिर्फ PO2 हाई होना चाहिए, बाकी हर चीज़ कम होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाता है हाई PO2 एंड लेस H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। नेक्स्ट सेल डिवीजन की स्टेजेस दी गई हैं और उसका सीक्वेंस पूछा गया है। तो देखिए पहले होता है G1 फेज, फिर आती है सिंथेसिस फेज, फिर आता है गैप 3 फेज, उसके बाद होती है कैरियोकाइनेसिस और लास्ट में होती है साइटोकाइनेसिस। तो इसका 152 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। In both sexes of cockroach, a pair of jointed filamentous structure called anal cerci are present on। तो anal cerci कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होती है? तो ये 10th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म के कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिन्हें हमने राइटली मैच करना है। अगर मैं प्लूरोब्रैंकिया की बात करूं तो ये टिनोफोरा से मैच होगा। रेडुला प्रेजेंट होता है मोलस्क में, रास्पिंग ऑर्गन होता है, स्टोमोकोड हेमिकॉर्डेटा में होती है और एयर ब्लैडर हमारे ओस्टिक्थिस में प्रेजेंट होती है। तो राइट आंसर इसका 3rd हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिस्ट मैच करनी है। देखिए टाइफॉइड होता है ड्यू टू बैक्टीरिया, तो फर्स्ट का 4th आ जाएगा। लिशमैनियासिस जो है वो लिशमैनिया डोनोवानी से होती है और ये एक प्रोटोजोआ है, तो इसका आंसर 3rd आ जाएगा। रिंगवॉर्म होता है फंगस से, तो इसका 1st आ जाएगा। और फिलेरिएसिस जो है वो वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई से होता है जो कि एक निमेटोड है, तो इसका आंसर जो है वो 2 हो जाएगा। और 155 का राइट आंसर हमारा 3rd हो जाता है। नेक्स्ट भी लिस्ट को मैच करने को दिया गया है। तो यहाँ पे कोकीन जो है वो एरिथ्रोजाइलम कोका से मिलती है हमें, तो फर्स्ट का 3rd हो जाएगा। हीरोइन जो है वो इसका 4th हो जाएगा, पेपेवर सोमनीफेरम। मॉर्फिन इज एन इफेक्टिव सिडेटिव इन सर्जरी एंड मैरिजुआना जो है वो एक कैनाबिनोइड है।
कैनाबिस स्टाइवा से मिलती है, तो इसका सेकंड हो जाएगा। और हमारा 156 का राइट आंसर है फर्स्ट। 3 तरह के यहाँ पे मसल दिए गए हैं ए, बी एंड सी में, और हमें इन्हें मैच करना है प्रॉपरली। तो देखिए, पहली जो है वो स्केलेटल मसल है, दूसरी स्मूथ मसल है, और तीसरी जो है वो कार्डियक मसल है। तो आइए एक एक करके इनके फीचर देखते हैं। तो ए, इनवॉलेंट्री नोज टिप, ये बिल्कुल ये पहला है इनवॉलेंट्री नोज टिप नहीं, ये इनवॉलेंट्री नहीं, वॉलेंट्री मसल्स होती हैं स्केलेटल मसल, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड में स्मूथ टोज में तो नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है कि ये स्केलेटल मसल है, तो ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड आता है स्केलेटल मसल ट्राइसेप्स में, बिल्कुल सही। स्मूथ मसल स्टमक में, ये भी सही है। और थर्ड है कार्डियक मसल जो कि हार्ट में होती है, तो हमारा थर्ड जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी लिस्ट मैच करने को दी गई है। पोन्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? कंट्रोल्स इट कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन, तो फर्स्ट का थर्ड आ जाएगा। हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करता है, ये हमारा न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो इसका फोर्थ आ जाएगा। मेडुला में रेस्पिरेशन के लिए सेंटर प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर सेकंड आ जाएगा। और सेरिबेलम बहुत कॉन्वोल्यूटेड होता है ये भी, और ये एडिशनल स्पेस प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स के लिए, साथ ही पोस्चर और बैलेंस को भी मेंटेन करता है, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा। और हमारा 158 का राइट आंसर थर्ड है। ये भी हमें मैच करना है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो है ये यूज़ होता है एम्फाइजीमा में। क्राई1 ए बी कॉर्न बोरर के लिए यूज़ किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ क्राई1 ए सी, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा कॉटन बॉलवॉर्म। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है ये दी जाती है एडीए की डेफिशिएंसी में, तो 159 का हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। यहाँ पे हमें सीक्वेंस बताना है ह्यूमन एवोल्यूशन में। तो होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस, देखिए होमो सेपियंस तो सबसे लास्ट में आए थे। होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो इरेक्टस, तो सबसे पहले आया था होमो हैबिलिस, ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। देन हमारा होमो इरेक्टस सेकंड नंबर पे ये आ जाएगा, फिर थर्ड नंबर पे ये, एंड फोर्थ नंबर पे होमो सेपियंस। तो इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा फर्स्ट, ए डी सी बी। Which of the following is not a component of fallopian tube? Ampulla, uterine fundus, isthmus infundibulum। तो fallopian tube का जो पार्ट नहीं है वो है यूट्राइन फंडस, यूट्रस का पार्ट होता है ये। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो पहला है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इसका आ जाएगा थर्ड। लिपर्स लूप जो है वो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, देखिए कॉपर रिलीजिंग आईयूडी CUT, CU7 और मल्टीलोड 365 होते हैं, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है LNG20। इसके अलावा देखिए प्रोजेस्टेरोड भी है, और यहाँ पे प्रोजेस्ट्रोजन दिया हुआ है, प्रोजेस्टेरोड का नाम नहीं दिया गया है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका आंसर जो है वो फोर्थ हो जाएगा। और इम्प्लांट जो है वो प्रोजेस्ट्रोजन्स को रिलीज करते हैं, तो डी का जो है वो 2 हो जाएगा। और 162 का राइट आंसर है फर्स्ट। Which of the following is not a natural or traditional contraceptive method? देखिए इनमें से कौन सा जो है वो नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं है। तो पहला ऑप्शन है वॉल्ट, और यही इसका राइट आंसर है। देखिए वॉल्ट रबर बैरियर होते हैं और इन्हें फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो है वो इंसर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे एनिमल किंगडम से कुछ नाम दिए गए हैं फिश के, और मैच करने को दिया गया है। तो टेरोफाइलम जो है वो एंजल फिश होती है, फर्स्ट का थर्ड आ जाएगा। मिक्सिन हैगफिश हो जाती है। प्रिस्टिस सॉ फिश होती है, और एक्सोसीटस जो है वो फ्लाइंग फिश होती है।
तो 164 का राइट आंसर है 3। द फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए ये एनालोगस ऑर्गन है, एनालॉगी शो कर रहे हैं, जैसे कि विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड्स, ये भी एनालोगस ऑर्गन्स हैं। और एनालोगस ऑर्गन्स एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं बट सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टीरॉयड हार्मोन। तो इनमें से स्टीरॉयड हार्मोन कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन जो है एक पेप्टाइड हार्मोन है, और बाकी कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन सभी के सभी जो हैं वो स्टीरॉयड हार्मोन हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम होती है, तो ए का थर्ड आ जाएगा। और अगर हम देखें तो ए का थर्ड सिर्फ फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है, और फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा थैलासीमिया दिया गया है तो बी का फोर्थ हो जाएगा, बीटा थैलासीमिया सी का 1 हो जाएगा, और क्लेनफिल्टर सिंड्रोम एक्स क्रोमोसोम, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे असर्शन रीजन आ गया, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, तो असर्शन को पढ़ते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड of infant growth is recommended by doctors for bringing a healthy baby। बिल्कुल सही है, तो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि इनिशियल स्टेज पे ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, बच्चे की हेल्थ के लिए ये अच्छा होता है, तो असर्शन तो करेक्ट है। कोलेस्ट्रॉम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली एसेंशियल टू डेवलप रेजिस्टेंट फॉर न्यू बॉर्न बेबी। तो कोलेस्ट्रॉल में जो है वो बहुत एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि न्यू बॉर्न बेबी में रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है, और ये इसका रीज़न भी है। तो ऑप्शन 2 जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा। बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो रेस्पिरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है कैपेसिटीज़ के बारे में। एक्सपीरेटरी कैपेसिटी, देखिए एक्सपीरेटरी कैपेसिटी होती है टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो टीवी प्लस ईआरवी, तो इसका आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, देखिए फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है ईआरवी प्लस आरवी, तो इसका राइट आंसर जो है वो फोर्थ आ जाएगा। देखिए वाइटल कैपेसिटी होती है ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी, मतलब कि एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट आ जाएगा। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमारी होगी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसका सेकंड। देखिए मैंने पहले भी कहा है प्रोफेज 1 से, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 से यहाँ पे भी क्वेश्चन आया है। पहला है डायकाइनेसिस, और डायकाइनेसिस में होती है कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, तो ए का सेकंड आ जाएगा। पैकेटिन स्टेज में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अपीयर होते हैं, तो ये फोर्थ से मैच होगा। अगर मैं जाइगोटीन स्टेज की बात करूं तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन यहाँ पे होती है, और अगर मैं लेप्टोटीन स्टेज की बात करूं तो क्रोमोसोम जो है वो यहाँ पे थिन और थ्रेड लाइक अपीयर होते हैं, तो 170 का करेक्ट आंसर है 4। असर्शन और रीजन दिया गया है। FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल, बिल्कुल सही, ये ओवेरियन फॉलिकल के ऊपर एक्ट करता है फीमेल्स में। एंड लेडिक सेल्स इन मेल, बिल्कुल गलत। देखिए लेडिक सेल्स के ऊपर जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है, तो असर्शन गलत हो जाता है। रीजन दिया गया है ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सीक्रेट एस्ट्रोजन इन फीमेल, ये स्टेटमेंट सही है। और व्हाइल इंटरस्टिशियल सेल सीक्रेट एंड्रोजन इन मेल ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट, तो इसका सिंपली आंसर हमारा आ जाएगा ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। आगे भी 2 स्टेटमेंट दी गई हैं,
तो पहली है द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। तो हाइमन का होना ना होना वर्जिनिटी को इंडिकेट नहीं करता है, जो कि बिल्कुल सही है। द हाइमन इज टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है वो फोर्थ हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड 2 इज फॉल्स। इनमें से कौन सा डिसऑर्डर जो है वो ऑटो इम्यून है वो हमें देखना है। तो पहला आ जाता है माइसीनिया ग्रेविस, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, बिल्कुल सही। ज्यूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ये भी ऑटो इम्यून है। गाउट ऑटो इम्यून नहीं होता। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करूँ तो ये जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये भी नहीं होगा। और ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, बट इट इज़ ऑटो इम्यून। और हम ऑप्शन से भी पता लगा सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा राइट आंसर 173 का थर्ड हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनिलिड्स आर ट्रू सिलोमेट्स, पॉरीफेरियंस आर सीडोसिलोमेट्स, एस्केलमेंथिस आर एसिलोमेट्स एंड प्लेटीहेलमिंथिस आर सीडोसिलोमेट। इनमें से हमें जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला इसमें आ जाता है एनिलिड्स आर ट्रू सिलोमेट्स, बिल्कुल सही। पॉरीफेरेंस आर सीडोसिलोमेट नहीं, ये एसिलोमेट होते हैं। एस्केलमेंथिस सीडोसिलोमेट होते हैं, ये भी गलत है, यहाँ पे एसिलोमेट लिखा गया है। और प्लेटीहेलमिंथिस सीडोसिलोमेट है, ये भी गलत है। तो हमारा ए जो है वो राइट आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है टेम्पलेट के ऊपर क्या बनाएगा, देखिए आरएनए ही बनाएगा। और उसकी पोलैरिटी पहली बात तो हो जाएगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ पे आरएनए बनेगा, और आरएनए जब बनेगा तो यहाँ वहाँ पे टी की प्लेस पे यू आ जाएगा, और हमारा सीक्वेंस आएगा AUGU ACC GUU AUA GG UAA GU 3 प्राइम। तो हमारा 175 का राइट आंसर सेकंड आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। तो कांस्टेंट जीन पूल, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन माइग्रेशन। तो कांस्टेंट जीन पूल जो है इसका राइट आंसर आएगा, बाकी सभी जो हैं इसे अफेक्ट करेंगे। देखिए इसमें कौन कौन से जो है वो हार्डी विनबर्ग इक्वेशन को अफेक्ट करते हैं फैक्टर। तो जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जिसे हम बोल देते हैं, और नेचुरल सिलेक्शन, ये 5 जो हैं फैक्टर्स हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम स्टैंड्स फॉर। तो देखिए टीआई प्लाज्मिड का मतलब होता है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। आगे 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, ट्रू और फॉल्स बताना है हमें। इन नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज इम्पर्मिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे कहा गया है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज इम्पर्मिएबल टू वाटर, जो कि गलत है। ये उल्टा होता है, इट इज़ परमिएबल टू वाटर और इम्पर्मिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट होती है, ये उल्टा होता है। तो पहली स्टेटमेंट तो हमारी गलत हो जाती है। नेक्स्ट है द प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी इज लाइंड बाय सिंपल कोलमनर ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम एंड इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम होता है बट कोलमनर नहीं, क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं। तो हमारी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाती हैं। ये दोनों लिस्ट मैच करनी है। और यहाँ पे एंजाइम दिए हैं, ये किसके ऊपर कौन से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो देखिए लिपिड्स में बॉन्ड होता है एस्टर बॉन्ड, तो लाइपेज जो है वो लिपिड्स पे एक्ट करेगा, तो फर्स्ट का सेकंड आ जाएगा। न्यूक्लियस एंजाइम जो है वो न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करेगा, और न्यूक्लिक एसिड में बॉन्ड्स होते हैं फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, तो यहाँ पे इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। प्रोटीज जो है वो प्रोटीन के ऊपर एक्ट करते हैं, और प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं अमाइनो एसिड्स के बीच में, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा। और ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड जो है वो कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होते हैं, और डी का थर्ड आ जाएगा।
तो हमारा 179 का करेक्ट आंसर 4 है। इसके बाद कुछ जॉइंट्स दिए गए हैं, इन्हें हमने मैच करना है। देखिए जो फाइब्रस जॉइंट होते हैं ये इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं और ये स्कल में प्रेजेंट होते हैं, तो फर्स्ट का थर्ड आ जाएगा। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स जो हैं ये वर्टिब्रे के बीच में प्रेजेंट होते हैं और इनकी लिमिटेड मूवमेंट होती है, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा। हिंज जॉइंट हमारा प्रेजेंट होगा नी में, बिल्कुल ऐसे होगा कि ये डोर की तरह प्रॉपर मूवमेंट, इसकी हाफ मूवमेंट होती है, तो ये लोकोमोशन में हेल्प करता है, इसका फोर्थ आ जाएगा। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो हमारे ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डर में प्रेजेंट होते हैं, रोटेशनल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो फर्स्ट आ जाएगा। आगे हमें सीक्वेंस दिया गया है, इनमें से बताना है हमें कि एक्शन पोटेंशियल जब हार्ट से पास होता है, कंडक्ट होता है, तो इसका सीक्वेंस क्या होता है। तो देखिए अगर हार्ट के चैम्बर्स की बात करूं तो यहाँ पे SA नोड होता है और यहाँ पे AB नोड होता है, ठीक है। तो पहले आ जाएगा हमारा SA नोड, फिर उसके बाद हमारा AB नोड आ जाएगा, उसके बाद AB बंडल यहाँ पे प्रेजेंट होगा और थर्ड नंबर पे हमारा ये आ जाएगा। फिर हमारे प्रेजेंट होते हैं बंडल ब्रांचेस, तो फोर्थ नंबर पे बंडल ब्रांचेस आ जाएंगे और लास्ट में पुरकिंजी फाइबर्स होते हैं, तो फिफ्थ नंबर पे पुरकिंजी फाइबर्स आ जाएंगे। और हमारा 181 का जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है। बायोरिएक्टर्स हैव एजिटेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम एंड फोम कंट्रोल सिस्टम, बिल्कुल सही है। ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग डिजायर्ड प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है, इसमें ऑप्टिमल ग्रोथ कंडीशन होती हैं। मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर आर ऑफ स्टरिंग टाइप, बिल्कुल सही है ये भी। बायोरिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरियल कल्चर, बिल्कुल गलत, स्मॉल नहीं लार्ज स्केल कल्चर के लिए यूज किया जाता है, तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग रिस्ट्रिक्शन साइट्स in E. coli cloning vector PBR322 find the role of X and Y genes, तो यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है। देखिए Y जीन है यहाँ पे ROP और X है ORI साइट। ROP का मतलब है प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, जो कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट में रेप्लिकेशन स्टार्ट करने के लिए चाहिए होती है और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा आ जाएगा। द जीन X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक्ड DNA एंड Y फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, तो थर्ड इसका राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पे भी लिस्ट ही दी गई है मैच करने को। देखिए कॉमन कोल्ड होता है राइनोवायरस की वजह से, हीमोजोइन प्लाज्मोडियम में हमने पढ़ा था, विडाल टेस्ट टाइफॉइड के लिए यूज़ किया जाता है और एलर्जी डस्ट माइट्स, तो 184 का राइट आंसर है फोर्थ। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिए गए हैं, किसमें प्रेजेंट होते हैं ये बताना है हमें। देखिए एक्सोनीम जो है वो सीलिया और फ्लैजिला में प्रेजेंट होता है, कार्टव्हील स्ट्रक्चर सेंट्रियोल का होता है, क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में और सैटेलाइट क्रोमोसोम होते हैं, तो 185 का राइट आंसर हमारा फर्स्ट आ जाएगा। द फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट नॉन कोडेट्स, तो इनमें नॉन कोडेट्स की स्टेटमेंट दी है, हमें चूज़ करनी है कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहली है फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, ये गलत है। नोटोकोड इज अब्सेंट, ये सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डोर्सल नहीं वेंट्रल होता है। हार्ट इज डोर्सल इफ प्रेजेंट, ये भी ठीक है। और पोस्ट एनाल टेल इज अब्सेंट, ये भी ठीक है।
तो फोर्थ इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए, एज पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, द ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज बी पॉजिटिव एंड मदर इज ए पॉजिटिव, और उनका चाइल्ड जो है वो ओ पॉजिटिव है। तो उनके जीनोटाइप क्या होंगे? देखिए फादर का जीनोटाइप होगा आई बी और आई। मदर का होगा आई ए स्मॉल आई, और ओ है तो स्मॉल आई, तो इसका फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे राइट जो है वो सेकंड ऑप्शन आएगा। यहाँ पे कुछ शीराज दिए गए हैं और इसे मैच करना है। तो पहला हमारा आ जाता है मीजोजोइक इरा, जो कि एज ऑफ रेप्टाइल भी कही जाती है। प्रोटीरोजोइक इरा जो है तब लोअर इनवर्टिब्रेट अपीयर हुए थे। सीनोजोइक इरा को एज ऑफ मैमल कहते हैं हम, और पेलियोजोइक इरा में हमें फिश, एम्फीबियंस ये सब देखने को मिले थे। तो सेकंड इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है जो कि ईसीजी से क्वेश्चन आया है। तो पी वेव यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करती है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया या ऑरिकल्स। नेक्स्ट है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, ये बताता है हमें वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्शन यहाँ स्टार्ट हो जाती है, और डीपोलराइजेशन ऑफ हम वेंट्रिकल्स कह देंगे। तो ये सेकंड का, बी का सेकंड हो जाएगा। अगर मैं टी वेव की बात करूँ तो वेंट्रिकल्स नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं एक्साइटेड स्टेट से, और यहाँ पे सी का जो है वो 4 आ जाएगा, और टीपी गैप आ जाएगा हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। तो हमारा राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 190 में भी लिस्ट मैच करने को दी गई है। सबसे पहले है एक्सोप्थेल्मिक गोइटर। देखिए एक्सोप्थेल्मिक गोइटर जो है इट इज़ ड्यू टू हाइपर सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन। तो एक्सोप्थेल्मिया है मतलब प्रोड्यूसिंग आईबॉल होंगी, हाइपरथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट है एक्रोमेगैली। एक्रोमेगैली जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन की एक्सेसिव सिक्रीशन से होगा। फिर हमारा कुशिंग सिंड्रोम आ जाता है। देखिए कुशिंग सिंड्रोम पढ़ा तो शायद नहीं होगा आपने, तो ये आता है फर्स्ट आएगा इसका कि कोर्टिसोल की एक्सेसिव सिक्रीशन, मून फेस और हाइपरग्लाइसीमिया। और लास्ट है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, और इसमें स्टंटेड ग्रोथ होती है। तो हमारा 190 का राइट आंसर फर्स्ट आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है फर्स्ट स्टेटमेंट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर बोथ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट हमें दी है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है वो इनकरेक्ट आएगी, और 191 का फोर्थ आंसर हो सकता है। रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स। तो इसमें से करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप्स को बताना है हमें। सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट, रिलीज ऑफ प्रोडक्ट, केमिकल बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट ब्रोकन एंड सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट। तो इसमें सबसे पहले जो इवेंट होता है वो सबस्ट्रेट बाइंडिंग टू एक्टिव साइट आता है। उसके बाद जो इवेंट होता है वो होता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद केमिकल बॉन्ड बनते हैं, केमिकल बॉन्ड टूटते हैं सबस्ट्रेट के। तो थर्ड नंबर पे ये आ जाएगा। देन हमारा प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, और फिर उसके बाद जो है फोर्थ है यहाँ पे, तो उसके बाद जो है फ्री एंजाइम रेडी टू बाइंड विद अनदर सबस्ट्रेट। तो हमारा प्रॉपर सीक्वेंस EADCB। अब यहाँ पे लिस्ट मैच करनी है। यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। देखिए यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो ये होते हैं गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, तो ये इसके साथ मैच हो जाएगा। कंपाउंड एपिथेलियम की अगर मैं बात करूँ तो कंपाउंड एपिथेलियम
में आ जाते हैं हमारे स्किन, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरेंक्स, इनर डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, पेनक्रियाटिक डक्ट। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये फोर्थ से मैच होगा। मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम की अगर मैं बात करूं तो ये सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं। और अगर एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करूं तो एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमारा पैनक्रियास से मैच हो जाएगा, क्योंकि पैनक्रियास जो है वो एंडोक्राइन हार्मोन को रिलीज करती है। अब इस क्वेश्चन में हमें करेक्ट स्टेटमेंट को जो है वो सिलेक्ट करना है। तो देख लेते हैं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलरी नेफ्रॉन के बारे में पूछा गया है। देखिए, अगर मैं नेफ्रॉन की बात करूं तो मालपीजियन कॉर्पसल या बॉडी जो है, पीसीटी, डीसीटी, ये सब कुछ कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। और लूप ऑफ हेनली जो है वो हमारी मेडुलरी रीजन में जाती है। तो हम देख लेते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आउट नंबर द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन आर लोकेटेड इन कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, ये गलत है। रीनल कॉर्पसल ऑफ जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन लाइज इन आउटर पोर्शन ऑफ रीनल मेडुला, बिल्कुल गलत। लूप ऑफ हेनली ऑफ जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन रन्स डीप इनटू द मेडुला, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए, दो नेफ्रॉन होते हैं, कॉर्टिकल और जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है उसकी लूप ऑफ हेनली शॉर्ट होती है, और इसकी जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन की डीप जाती है इनटू द मेडुला। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई हैं, ट्रू एंड फॉल्स कौन कौन सी है देखते हैं। बोन मैरो इज द मेन लिम्फोइड ऑर्गन वेयर ऑल द ब्लड सेल इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड एज इट इज, एनसीईआरटी की ये लाइन है जो बिल्कुल सही है। बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरमेंट फॉर डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा राइट आंसर जो है वो सेकंड आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम इसे मैच करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच से रिलेटेड है ये। द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड, तो फूड को स्टोर करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, तो वो होता है क्रॉप। रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, तो फोरगट और मिडगट के जंक्शन में गैस्ट्रिक सीके प्रेजेंट होते हैं। रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर थिन फिलामेंट्स एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, तो ये हमारे मालपीजियन ट्यूब्यूल होते हैं। और द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग द फूड, तो फूड को ग्राइंड करने के लिए गिजार्ड प्रेजेंट होता है, और इसका राइट आंसर सेकंड आ जाएगा। द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय नर्व ट्रैक नॉन एज कॉर्पस कैलोसम, तो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, बिल्कुल सही बात है, कॉर्पस कैलोसम जो नर्व बैंड होता है वो उन्हें कनेक्ट करता है। द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड सेरिब्रम, तो ये गलत है। देखिए, ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला आता है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। हमारा राइट आंसर 197 का फोर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है, गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल states that two closely related species competing for different resources cannot exist indefinitely। देखिए, डिफरेंट नहीं, सेम स्पीशीज़ के लिए अगर कोई जो स्पीशीज़ हैं, सेम रिसोर्सेज के लिए कोई स्पीशीज़ कॉम्पीट कर रही हैं अगर, तो वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकती इंडेफिनेटली, तो ये तो गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन द इन्फीरियर विल बी एलिमिनेटेड, बिल्कुल सही बात है, इन्फीरियर स्पीशीज़ जो है कॉम्पिटिशन के टाइम में एलिमिनेट हो जाएगी। तो 198 का करेक्ट आंसर फर्स्ट है। पहली स्टेटमेंट फॉल्स है बट सेकंड इज ट्रू। यहाँ पे हमें लिस्ट मैच करने को कहा गया है, तो पहला आ जाता है RNA पॉलीमरेज 3। देखिए, RNA पॉलीमरेज 3 जो है वो SNRNA और tRNA की सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो फर्स्ट का फोर्थ आ जाएगा। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है रो फैक्टर, इसका थर्ड आ जाएगा।
स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सोन में हमारा यहाँ पे हेल्प करेगा SNRNPs, तो इसका फर्स्ट आ जाएगा। और डाटा बॉक्स इज रिलेटेड टू प्रोमोटर, तो 199 का करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करने को दिया गया है ABCND, तो पहले हम ये देख लेते हैं। देखिए GnRH जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे जब एक्ट करेगा तो दो हार्मोन रिलीज होते हैं, LH एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा FSH। तो A जो है वो FSH है, इसका मतलब कि ऑप्शन यहाँ पे सेकंड और फोर्थ में से ही कोई होगा। फिर यहाँ पे LH जो है हमारा एक्ट करेगा लेडिक सेल्स के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। बाकी भी देख लेते हैं। FSH एक्ट करेगा सर्टोलाइज सेल्स पे, और उसके बाद फाइनली ये फैक्टर्स पे एक्ट करेगा एंड इट विल हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। तो ये थी नीट 2024 की बायोलॉजी के आंसर की। तो हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।